हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया जिससे फ्री और फेयर इलेक्शंस और ज़्यादा इंश्योर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इसके जो डिटेल्स हैं वो कोर्ट को रिवील करे, सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन कोर्ट को रिवील करे। कोर्ट ने अपने यूनानिमस वर्डिक्ट में कहा कि ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर डायरेक्टली वायलेटिंग आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन, और इन बॉन्ड्स का जो कंसेप्शन है जो 2017 में किया गया था वो इस तरीके से है कि सारी डोनेशंस एनोनिमस रहती हैं, ओपेसिटी और ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये सूचना के अधिकार के खिलाफ हैं, इसलिए इनको रद्द किया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया जाता है। ये फैसला पांचों जजेस ने संवैधानिक खंडपीठ जो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत बनाई जाती है संवैधानिक खंडपीठ, कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जो संविधान के इंटरप्रिटेशन से संबंधित होता है उसे संविधान खंडपीठ को सौंप दिया जाता है। अक्टूबर 2023 में ये केस सौंप दिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो ये पांचों जजेस का यूनानिमस राय इस केस में आई है। बेंच ने एसबीआई को डायरेक्ट किया है, एज यू नो एसबीआई इज द सोल इश्यूअर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू करने का अधिकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही दिया था। उनको बोला गया है कि आप तुरंत इन की जो इशुएंस है उसको रोक दें, और 6 मार्च तक 2024 तक जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉलिटिकल पार्टीज के आएंगे उनके डिटेल्स आप कोर्ट के पास जमा कराएंगे। साथ साथ इसने इलेक्शन कमीशन को भी बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स आप वेबसाइट पर अपलोड कर दें 31 मार्च 2024 तक। तो एसबीआई और इलेक्शन कमीशन दोनों को डिटेल्स को आगे लाकर ट्रांसपेरेंट करने की डायरेक्शन दिया गया है। ये भी बोला गया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं और एनकैश नहीं हुए हैं वो बैंक को रिटर्न कर दिया जाए, और बैंक उनको जिन्होंने खरीदा है उनको वापस कर देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। बेंच हेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके साथ साथ बेंच ने इनकम टैक्स एक्ट के एक सेक्शन 13A को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड किया है, जिसने पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्प्ट कर रखा था कि उन्हें कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको मिलता है। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया गया था इसको भी उन्होंने खारिज कर दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेक्शन 29C ऑफ आरपीए 1951 है, जो इलेक्शन का एक्ट है आरपीए 1951, इसका सेक्शन 29 भी अनसंवैधानिक और आर्बिट्रेरी है, जो पॉलिटिकल आउटफिट्स को एग्जेम्प्ट करता है कि फ्रॉम पब्लिशिंग पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई जरूरी नहीं है कि वो पब्लिश करें उन्हें कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिला है। तो जितने भी कानूनों में चेंजेस किए गए थे, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वो एफसीआरए हो, चाहे वो आरपीए हो, उन सब में जो भी बदलाव किए गए थे, या कंपनीज एक्ट 2013 हो, वो सारे के सारे चेंजेस कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिए हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, शॉर्ट में जान लीजिए। ये 2016-17 में कंसीव किए गए थे। लॉजिक ये था कि इलेक्टोरल फंडिंग जो होती है उसमें ब्लैक मनी ज्यादा आता है, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि वाइट मनी का ही फंडिंग हो सके इलेक्शंस में, उसके लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये शुरू किया गया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, जो कंपनी भी ले सकती हैं और इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं। एसबीआई की कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांचेस होती हैं, वहीं से ले सकते हैं। मल्टीपल्स 1000 में, 10,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में, इसके मल्टीपल्स पे ले सकते हैं, जो भी थ्रू ए केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट एंड डोनेटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी विच कैन एनकैश देम। आप जाएंगे बैंक में, आप 1000 रुपए जमा करेंगे, आपको बॉन्ड दे दिया जाएगा, आप उस बॉन्ड को जमा कर देंगे जाके पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी उसी बैंक में जाएगी, अपना बॉन्ड देगी, उसके बदले पैसा ले लेगी। तो उनको एक तरीके से चेक मिल जाता है जो जाकर वो भुना लेते हैं एसबीआई में। नेम एंड द अदर डिटेल्स ऑफ द डोनर आर नॉट एंटर्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अब वो जो डोनेशन आपने 1000 रुपए दी है ये उस पर इंडिकेटेड नहीं होता है। 10 इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इन इफेक्ट एनोनिमस, बिल्कुल ओपेक होते हैं, एनोनिमस होते हैं।
नहीं पता किसने हमको 1,000 रुपए दिए हैं। बैंक के पास ये सूचना होगी, लेकिन जिसने लिए हैं और जिसने दिए हैं वो दोनों नहीं जानते एक दूसरे को कि किसने हमको पैसा दिया है। दूसरी बात, कोई इस पे कैप भी नहीं है कि ऑन द नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स दैट ए पर्सन कंपनी कैन परचेज, अनलिमिटेड अमाउंट के आप बॉन्ड्स लेके कंपनी को दे सकते। कैप नहीं है। पहले कंपनी के ऊपर कैप हुआ करती थी कि वो अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकते, बट अब कोई लिमिट नहीं थी कि आप जितना चाहें पैसा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हुआ करती थी। कौन सी पार्टी इसे ले सकती थी? एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो एलिजिबिलिटी थी, जो सेक्शन 29 ऑफ आरपी एक्ट 1951 कहते हैं, जिसको 1% वोट मिला हो, पड़े हुए सही वोटों का 1% वोट मिला हो पिछले लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में, और उसके पास वेरीफाइड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें वो डिपॉजिट करा सकता है विद इन 15 डेज ऑफ देयर इशू। मतलब आपका अकाउंट है, 15 दिन के अंदर आप बॉन्ड जमा करा दीजिए। अगर 15 दिन में ये एनकैश नहीं करा पाएंगे तो ये पैसा एसबीआई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेज देगा। तो इशू होने की डेट के 15 दिन के अंदर आप इसे कैश बैंक में जाके करा सकते हैं। अब इनकी अवेलेबिलिटी क्या हुआ करती थी? द बॉन्ड्स आर यूजुअली मेड अवेलेबल फॉर परचेज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज ईच एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्वार्टर। मतलब जनवरी में 10 दिन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में 10 दिन, लेकिन जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल 30 दिन के लिए एक्स्ट्रा, और लोकसभा इलेक्शन में 30 दिन के लिए एक्स्ट्रा, और आप इन्हें इशू करा सकते थे। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड 2017 में फाइनेंस एक्ट हुआ करता था, उसके तहत ये लागू किए गए थे। इनको कोर्ट ने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल असंवैधानिक करार कर दिया। रूलिंग पार्टी ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, तो कोर्ट ने कहा ट्रांसपेरेंसी लाने के और भी तरीके हुआ करते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों है? There are many other methods by which we can bring transparency in political funding. Why only electoral bonds? Political funding में बहुत तरीके हैं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के ही थ्रू क्यों जाना चाहते हैं? कोर्ट ने यह भी कहा अपने जजमेंट में, इससे एक नेक्सस डेवलप हो जाता है डोनर और रिसीवर के बीच में। जो डोनी होता है और जो रिसीव, मतलब डोनी जिसको मिला है, उनके बीच में नेक्सस हो जाता है। कॉर्पोरेट इससे, जो कॉर्पोरेट होते हैं वो इससे रूलिंग पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से संबंध स्थापित कर लेते हैं, और फिर क्विड प्रो क्यो की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो जाती है। तूने मेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए किया है, तू मेरे लिए कर, जिससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये सब अगेंस्ट, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो है पॉलिटिकल पार्टी, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट हैं और गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट भी हुआ करती हैं। इसलिए कोर्ट ने कई सारे मुद्दों पर इसको खारिज कर दिया। एसबीआई को, इलेक्शन कमीशन, सबको आदेश दिया है कि इस तरीके से आप ये रिकॉर्ड जमा कराएं। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ करता है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का एक अभिन्न अंग माना जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट मनी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं, और कैसे मनी का यूज कम से कम हो जाए ताकि इलेक्शन जितनी ज्यादा हो सके फ्री और फेयर हो जाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी right kind of rightly elected government. So this was the decision given by Supreme Court in Association of Democratic Rights and Others versus Union of India 2017 का केस था, ADR केस 2017 का है, उसमें ये जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। Hope this information is will be very good for you for the coming exams. Thanks a lot for watching this particular video. Thank you.